हाय एवरीवन। हम करंटली क्लास 10th हिस्ट्री का 5th यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें हमने पढ़ा आज तक, यानी कि अपने पहले लेक्चर में हमने इसमें पढ़ा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। हमने देखा कहाँ से प्रिंट स्टार्ट हुआ। हमने देखा ये जो वुडन ब्लॉक्स थे वो कैसे प्रिंट करते थे उनसे। हमने ये भी देखा कि फिर जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग भी आया। तो इन दिस चैप्टर अभी तक हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा कि कैसे चाइना में प्रिंटिंग हुई, जापान में कैसे प्रिंटिंग हुई और कोरिया में कैसे प्रिंटिंग हुई। चाइना में क्या पर्पस था, जैसे कि सिविल सर्विस का कंसेप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए डिमांड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी प्रिंटेड बुक्स के लिए। फिर हमने देखा जापान में बुद्धिज़्म का स्प्रेड हो गया, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, उस रिलीजियस टेक्स्ट को स्प्रेड करने के लिए वहाँ पे प्रिंटिंग दरकार पड़ी। और हमने ये भी देखा कि इस बिटवीन एक अलग कल्चर पैदा हुआ। वो कल्चर क्या था कि अब कल्चर जो है रीडिंग का कल्चर डेवलप हुआ था। तो कुछ अमीर लोगों में ये कल्चर डेवलप हुआ था, कुछ गरीब लोगों में भी ये कल्चर डेवलप हुआ था। किसी को मजबूरी थी, कोई बाय चांस पढ़ रहा था या बाय चॉइस पढ़ रहा था, और कोई बाय मजबूरी पढ़ रहा था। जो लोग बाय चॉइस पढ़ रहे थे वो लोग अमीर लोग थे और वो प्रेफर कर रहे थे हैंड रिटन मटेरियल। और जो अभी बाय मजबूरी पढ़ रहे थे, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे या जो बाकी पर्पसेस के लिए पढ़ रहे थे, तो उन्होंने प्रेफर किया मैकेनिकल या बाकी जो है वुडन ब्लॉक से जो प्रिंट करते थे। तो इस बीच में हमने देखा कि फिर ये कल्चर बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा डिमांड हुई बुक्स के लिए, लेकिन जो हैंड रिटन मटेरियल था या हैंड रिटन प्रिंटिंग थी वो जो पेस अप नहीं कर पा रही थी उस डिमांड से। तो फिर फाइनली एक बंदा सामने आया इस प्रिंटिंग की दुनिया में जो जर्मनी से थे, जिनका नाम था जोहान गटनबर्ग। और उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की जिसका नाम था प्रिंटिंग प्रेस। तो उन्होंने 1430s के दहाई में ये इन्वेंट किया। फिर उससे जो है गटनबर्ग के इस इन्वेंशन के बाद क्या प्रिंटिंग का सिस्टम रहा, प्रिंटिंग प्रेस का क्या सिस्टम रहा, और अभी तक हमने देखा। फिर 15th सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज जो थे बुक्स के वो मार्केट में थे। और फिर यही प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन के बाद जो है 200 मिलियन हो गया। तो वो ये फिर 220 से लेके 200 मिलियन तक जो ये इसमें इजाफा हो गया इन प्रिंटिंग कॉपीज में। इसी चीज को प्रिंट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। और आज हम पढ़ेंगे इस प्रिंट रेवोल्यूशन से आगे, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मींस अब इसका क्या असर पड़ा, क्या असर पड़ा पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। अगर पॉजिटिव साइड से पड़ा कैसा पड़ा, किस तरीके का पड़ा, अगर नेगेटिव साइड से पड़ा तो किस तरीके का पड़ा। तो प्रिंट रेवोल्यूशन, न्यू वे ऑफ प्रिंटिंग बुक्स फ्रॉम मशीन्स डेवलप्ड। अब इस प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जब मशीन इन्वेंट हुई थी, अब जो है इससे आगे, इस दौर से आगे जो है प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंटिंग बुक्स जो हुई वो अब मशीन्स डेवलप्ड थी। मशीन्स डेवलप्ड मींस एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे अभी हमारे पास बुक्स होते हैं। सॉरी। तो lives of people transformed as information and knowledge were easily available and accessible। अब इससे क्या हुआ, हर एक बंदे के पास बुक्स पहुंचे। अब हर एक जगह पे बुक्स अवेलेबल थे। पहले पहले हमने देखा जब हैंड प्रिंटिंग थी तब जाके बुक्स खाली अवेलेबल थे अमीर लोगों के लिए, लेकिन जब से मशीन बुक्स आए थे इससे जो है मशीन बुक्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। अब बुक्स जो है पब्लिश बहुत ज़्यादा हुए थे नंबर में, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब 200 मिलियन कॉपीज हो गए थे। तो जो ही ये किताबों का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, इससे एक बात ऑब्वियस थी। वो ऑब्वियस बात क्या थी, ये कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में भी इजाफा हो गया। ठीक, इट मीन्स कि अगर 200 मिलियन बुक्स थे तो इन बुक्स में नॉलेज थी, इन बुक्स में इंफॉर्मेशन थी, और ये सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है अब इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल थी। किन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कॉमन मैसेस के लिए। जो ही कोई बंदा बुक पढ़ता है उसको नॉलेज आती है, उसको इन्फॉर्मेशन आती है, और फाइनली उसको विजडम आती है, अक्ल आती है, जिससे वो फिर वो राइट और रॉन्ग में या कोई भी चीज जो है आइडेंटिफाई करने में कामयाब होता है। पीपल ओपनड अप न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट थिंग्स थॉरो थ्रू थ्रू देयर विजन। अब जो है लोगों में एक नई सोच आई थी। मैंने पहले ही कहा विजडम आता है पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से अक्ल आती है, नॉलेज आती है, इल्म आता है। और अब लोगों को इल्म आया था, अब लोग जो है जाहिल नहीं थे, अब लोगों के पास एक अलग थिंकिंग आई थी।
अगर इस बुक को पढ़ने से पहले या नॉलेज को हासिल करने से पहले लोगों का एक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग थी या एक सॉर्ट ऑफ मेंटलिटी थी, अब वही मेंटलिटी और थिंकिंग जो है चेंज हुई थी बुक्स को पढ़ने से। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रिंट रिवोल्यूशन से क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या था। इस प्रिंट रिवोल्यूशन ने लोगों की जिंदगी बदल डाली, लोगों की सोच बदल डाली। मिसाल में दूंगा, यहाँ पे कोई गरीब बंदा होता है, जब वो बुक्स का सहारा थाम लेता है, फिर कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसकी सारी जिंदगी तब्दील हो जाती है, और फिर वो जो आगे उसके आने वाले नस्लें होते हैं उनके लिए भी अच्छा काम कर लेता है। तो इससे हम ये सम अप कर सकते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई कंप्लीटली। विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, रीडिंग पब्लिक एमर्जेड। विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बहुत ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना। जो ही किताबें आम हो गई, इससे क्या हो गया, रीडिंग भी आम हो गई, पढ़ना भी आम हो गया। पब्लिक एमर्जेड, रीडिंग पब्लिक एमर्जेड, यानी कि अब एक अवाम तैयार हुआ था किताबों को पढ़ने के लिए। मिसाल में दूंगा, अगर यहाँ पे कोई फार फ्लंग एरिया है, कोई द्रंग साइड से कोई एरिया है जहाँ पे डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, अगर वहां से न्यूज़पेपर्स अवेलेबल कर दिए गए तो डेफिनेटली जो भी वहां के लोग होंगे वो प्रेफर करेंगे फिर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना। तो ऐसा ही हुआ प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद, जो ही किताबें एक्सेसिबल हो गई, अवेलेबल हो गई, लोगों में एक रुझान पैदा हुआ किस चीज का, किताबें पढ़ने का। प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स, टाइम एंड लेबर। अब हमने देखना है, जो पहले पहले इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था एक बुक को लिखने के लिए, जैसे कि हम कलहन की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो राज तरंगी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब अगर वही राज तरंगी आज हम अपने इस प्रिंटिंग सिस्टम से लिखेंगे या इस मशीन मैकेनिक सिस्टम से लिखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा। तो इससे क्या हुआ, प्रिंटिंग से क्या हुआ, एक तो इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। पहले ही कीमत, जो लोग पहले जो खाली अमीर लोग पहले प्रेफर कर सकते थे प्रिंटिंग, हैंड रिटन प्रिंटिंग, अब उसका क्या हुआ, इस बुक जो है अब सस्ती भी हो गई। ठीक, अगर पहले हैंड रिटन में इसका कीमत 100 रुपए था, अब यही बुक जो है प्रिंटिंग के बाद, मशीन प्रिंटिंग के बाद 10 रुपए में हो गई। तो इट मीन्स कम कीमत से ये सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गई। दूसरा, इसने टाइम बचाया। अगर हमें किताब लिखते लिखते, हाथ से लिखते लिखते इसको 1 महीना या 1 साल लगता था लिखने के लिए, अब मशीन से वही जो है टाइम बहुत ज्यादा कम लगा। ठीक, एंड लेबर, लेबर मीन्स अब इसमें बहुत ज्यादा पहले लोग लगते थे। ठीक, अब जो है एक ही जो मशीन को ऑपरेट करता था वही एक बंदा लगता था। 10 मोर नंबर ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड। अब इससे क्या हुआ, अब इससे कम टाइम में बहुत ज्यादा नंबर्स में बुक्स पब्लिश होने शुरू हो गए। In the earlier times, reading was restricted to elites. Common people used it to follow oral culture. अब जो है हमने पहले भी इस चीज का जिक्र किया, आप भी जिक्र कर रहे हैं। पहले पहले प्रिंटिंग प्रेस से पहले पहले क्या था, खाली अमीर लोग, एलिट्स जो है किताबें पढ़ते थे। ठीक, उनके पास पैसा था, किताबें महंगी थी, हैंड रिटन किताबें बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी, तो अमीर लोग खाली उसको खरीद सकते थे, तो वही अमीर लोग पढ़ते थे। और जो आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, यूज्ड टू फॉलो ओरल कल्चर। ओरल कल्चर मीन्स होगा, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ओरल सोर्स, इट मीन्स जो हम जुबान से सुनते हैं, जो हम अपने एल्डर से बातें सुनते हैं, तो वही ओरल कल्चर वो लोग, गरीब लोग फॉलो करते थे prior to the invention of the printing press. But now new books could reach wider section of peoples, and hearing public converted to reading public. अब जो है, जब मशीन के बाद, प्रिंटिंग के बाद, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग के बाद बहुत ज्यादा बुक्स पब्लिश हुई, अब यही सारी बुक्स लोगों के पास चले गए। और जो लोग पहले सुनने सुनाने में वो इल्म और नॉलेज हासिल करते थे, अब वही चेंज हुआ। क्या, किसमें चेंज हुआ, कन्वर्टेड टू रीडिंग पब्लिक। अब पहले लोग सुनते थे, एक दूसरे से सुनते थे, अपने एल्डर से सुनते थे, लेकिन अब वही ट्रेंड चेंज हुई थी, अब वो लोग खुद ही पढ़ते थे। ठीक, अब वो लोग खुद ही पढ़ते थे। इसमें अभी एक बात याद रखना है, अभी भी पूरा यूरोप लिटरेट नहीं था, अभी भी यूरोप में कुछ ही लोगों की पॉपुलेशन या परसेंटेज जो है लिटरेट थी, बाकी सारे लोग अभी इलिटरेट थी। तो इट मीन्स अगर जो बुक्स अवेलेबल हुए थे, लेकिन रीडर्स अभी अवेलेबल नहीं थे, बात को याद रखना है। बट दिस ट्रांजिशन ऑफ कन्वर्ट वाज नॉट दैट सिंपल। यही बात हम कह रहे थे, जो ये कन्वर्जन हुआ, ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम हियरिंग टू रीडिंग, फ्रॉम हियरिंग टू रीडिंग, यानी कि एल्डर से सुनना अब खुद ही पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इजी टास्क नहीं था। क्यों? बिकॉज at that time 20th century literacy rate in Europe was very low. इसी सदी में जो है यूरोप की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लो थी, यानी कि अभी जब बुक्स इन्वेंट हुए थे, अभी बुक्स इन्वेंट हुए थे, लेकिन बुक्स को पढ़ने वाले इन्वेंट नहीं हुए थे। कुछ ही लोग
अभी इन्वेंट हुए थे जो बुक्स को पढ़ सकते थे, और वो लोग कौन थे? वो लोग अमीर थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था बुक्स को खरीदने के लिए, तो इसलिए इनकी जान पहले ही बुक्स के साथ थी। टू रीड बुक्स यू फर्स्ट हैव हैड टू बी लिटरेट। एक बुक को पढ़ने के लिए यू हैव टू बी लिटरेट। लिटरेट मींस वन हु इज एबल टू रीड एंड राइट। ठीक, तो बुक को पढ़ने के लिए यू हैव टू बी लिटरेट। अभी गरीब तबका जो था यूरोप में वो लिटरेट नहीं थे, यानी कि they were not able to read and write the books. Books could be read only by literates. Books could be read only by literates. इसका एक लॉजिक है, इसका एक असूल है, प्रिंसिपल है। बुक्स जो है इट्स नॉट द कप ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, या हम कहते हैं ना नॉट एवरीबॉडी इज कप ऑफ टी, या नॉट एवरीबॉडी इज टस्क। ठीक, या तो हम ऐसा कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को कि तब जाके जो लोग लिटरेट थे वो बुक्स पढ़ सकते थे, और जो लोग इलिटरेट थे वो बुक्स नहीं पढ़ सकते थे। और जो 20th सेंचुरी की लिटरेसी रेट थी वो बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि पढ़ने और लिखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा कम थी। सो प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्टेड पब्लिशिंग बलाड्स, नरेटिव पोएम्स, फोक टेल्स एंड बुक्स फुल ऑफ पिक्चर्स। यानी कि अब जुगाड़ आया बुक्स में। क्या जुगाड़ आया? वो जुगाड़ ये था कि अब जो प्रिंटिंग प्रेसेस है, यानी कि बुक्स को पब्लिश करने वालों ने क्या किया? सो प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्टेड पब्लिशिंग बलाड्स। बलाड्स मींस सॉर्ट ऑफ स्टोरीज। स्टोरी मतलब हो गया, अब एक लिटरेट स्टोरी पढ़ेगा, 10 लोगों को सुनाएगा। ठीक, नरेटिव पोएम्स जो इंसान इनको नरेट कर सकता था। फोक टेल्स, इसमें दलीलें थी। एंड बुक्स फुल ऑफ पिक्चर्स। अब कुछ जैसे कि आपको मैंने 9th में भी पढ़ाया था, वो एंड पे पिक्चर्स थे जिसमें वो कुछ अभी भी मुझे याद आ, अनशैकल्ड मैन थी, अनशैकल्ड वुमेन थी, यानी कि उस अनशैकल्ड पिक्चर से हमें पता चलता था कि अब ये फीमेल आजाद हुई हैं। तो ऐसे ही पिक्चर्स अब आए थे इन बुक्स में जिनको इलिटरेट लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ऐसे भी जो है बुक्स लोग खरीदते थे क्योंकि अब उनमें पिक्चर्स थे। अब इलिटरेट लोगों के लिए भी ये इजी था, वो पिक्चर्स देख के सारी स्टोरी समझते थे। स्टिल good ballads and folk tales were recited at a gathering. अभी भी जो है, तो जब बुक्स में ये इन्वेंशन आई, पिक्चर्स इंसर्ट कर दिए गए, या बलर्ड्स इन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया, या फोक टेल्स इन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ? अब फिर ये बुक्स भी बिक गए, और इन ही फोक टेल्स एंड बलर्ड्स को जो है बड़े बड़े ह्यूज गैदरिंग्स में जो क्या किया गया था, इनको रिसाइट किया गया था वहां पे। तो अभी यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे अपना ये प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। हमने देखा प्रिंटिंग के बाद जब बहुत ज्यादा किताबें शाया हुई तो बहुत ज्यादा लोगों ने किताबें खरीदे, लेकिन किताबें खरीदने के बाद क्या हुआ? तो फिर बहुत ज्यादा बुक्स हुए, फिर बहुत ज्यादा रीडर्स हुए, लेकिन इस बीच में हमने ये भी पढ़ा कि अभी यूरोप में 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट थी और लिटरेसी रेट जो है कम थी। तो फिर उसको कवर करने के लिए, उस लार्ज इलिटरेट्स को कवर करने के लिए क्या हुआ? प्रिंटिंग के बाद अब इसमें इन्होंने पिक्चर्स इंसर्ट किए, या इन्होंने बलाड्स पब्लिश किए, या इन्होंने फोक टेल्स पब्लिश किए, जो फिर इन कॉमन इलिटरेट कॉमन मैसेज को गैदरिंग्स में सुनाते थे, और इस तरीके से जो है इनका पर्पस फुलफिल होता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपका एक सेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका एक सेंस उजागर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, printing created the possibility of wide circulation of ideas, introduced a new world of debate and discussion, but not everyone welcomed the printed books. यहाँ पे मैं इस चीज को पहले समझाने के लिए मिसाल दूंगा। अगर आप में से कोई राइटिंग स्किल्स रखता है, अगर आप में से किसी को आर्टिकल लिखना आता है, मानो कि किसी ने कोविड-19 पे आर्टिकल लिखा, इसने लिखा, ग्रेटर कश्मीर को सेंड किया, तो ग्रेटर कश्मीर को ये आर्टिकल पसंद आया, ग्रेटर कश्मीर ने ये आर्टिकल जो है पब्लिश कर दिया। ठीक, इसको पब्लिश कर दिया। तो एक दिन आप आर्टिकल लिखते हैं घर में, और दूसरे दिन वही आर्टिकल लाखों के लोग में पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में लोग पढ़ते हैं आपका वो आर्टिकल। तो ये भी प्रिंटिंग प्रेस से ही हो गया। दूसरा, अगर आप कोई बुक लिखते हैं, ठीक, आपने कोई बुक लिखी तो आपने वो पब्लिश कर दी, उस बुक के जो है बहुत ज्यादा कॉपीज पब्लिश हो गए, प्रिंट कर दिए गए, फिर हजारों की तादादों में वो बुक लोगों ने खरीदी। तो जो आपका आइडिया उस बुक में है, अब वही आइडिया जो है हजारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, आपका आइडिया हो सकता है उन पे कुछ इन्फ्लुएंस कर पाए। मिसाल में दूंगा, यहाँ पे अगर हमें पता है कि रियल रिलीजन क्या है,
मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इस्लाम रिलीजन लेंगे, हमें पता है सही हदीस क्या है और सही कुरान क्या है, लेकिन कोई ऐसा आता है जो गुमराह होता है, वो किताब लिखता है और उसमें मनगढ़ंत और अनऑथेंटिक हदीसें लाता है, अनऑथेंटिक आयात लाता है और फिर उनको पब्लिश करता है। जो लोग नेव होंगे, नेव मीन्स जो लोग नए नए लोग होंगे जिनको रिलीजियस नॉलेज नहीं होगी, ठीक, अगर जो उनको दुनिया की नॉलेज होगी लेकिन रिलीजियस नॉलेज नहीं होगी, और अगर वो इस सिचुएशन और इस हालत में होंगे कि हम उनको कोई हदीस बोलेंगे, वो डेफिनेटली उस पर यकीन करेंगे, फिर अगर वो हदीस गलत भी होगी वो तब भी जाके उस पर यकीन करेंगे। तो ऐसी ही सिचुएशन, अगर कोई रिलीजियस बुक पब्लिश करता है और वो बुक नेव पर्सन्स के पास चली जाती है, यानी कि उन पर्सन्स के पास जिनको कंप्लीटली रिलीजियस नॉलेज नहीं होती है, और वो इस बुक पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, तो इट मीन्स खतरा है। किस चीज का खतरा है? फॉल्स मैसेज स्प्रेड हो सकती है, और जब फॉल्स मैसेज स्प्रेड हो गई, वो हजारों की तादाद में लोगों के पास वो फॉल्स मैसेज चली जाएगी और उससे जो है कंप्लीटली डिवास्टेशन हो जाएगी। Even those who did had a fear about it. Fear means if there was no control over what was printed, यानी कि यही, अगर इस चीज पे कंट्रोल ना हुआ या कंट्रोल ना होगा, या अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, कभी बहुत ज्यादा अभी कंट्रीज में सेंसरशिप भी है, या बहुत ज्यादा एरियाज में अभी सेंसरशिप भी है, आप कंप्लीटली वो चीजें नहीं लिख सकते जो आपके माइंड में होगी, ठीक। अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी कश्मीर के फेवर में कुछ लिखा और इंडिया के अगेंस्ट कुछ लिखा, तो डेफिनेटली आप पे सेंसरशिप अप्लाई हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको जो है एंटी 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 इंडियन के इस केस में आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो यही चीज हुई पास्ट में भी, ठीक, यही चीज हुई कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और वो जो है उस पर कंट्रोल नहीं था, जो भी लोगों के दिमाग में आता था, जो भी लोगों को खुश होता था लिखने के बारे में, वो लिखते थे और वही मैसेज जो है स्प्रेड होती थी। If there was no control over what was printed, rebellious thought might create, or also irreligious thought might also spread. यानी कि हो सकता है, जैसे कि हमने देखा रोमांटिसिज्म में, हमने देखा पढ़ा कि कैसे जो है डिफरेंट आर्टिस्ट्स ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी एक मैसेज स्प्रेड की। या इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जो है, या गांधी जी ने भी हरिजन या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया और उसमें अपनी एक मैसेज डाली, उसमें एक अपनी मैसेज डाली। तो उससे क्या हुआ, फिर वो मैसेज लोगों तक चली गई और फिर लोग तैयार हुए आज़ादी हासिल करने के लिए। तो इट मींस रेबिलियस थॉट उन्होंने स्प्रेड कर दी, किससे? प्रिंटिंग से। या रिलीजियस थॉट भी स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको सही हदीस और सही कुरान ना समझाए, गलत समझाए, तो वो भी स्प्रेड हो सकती है। लिहाजा जरूरी है कि जो भी आप राइट डाउन करें, जो भी आप प्रिंट करें, उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि वो बाज़ाब्ता एक लाइन में चली जानी चाहिए जहां से उसको क्रॉस चेक किया जाए कि इसमें कुछ इरिलीजियस या रेबिलियस थॉट तो नहीं है। ऐसा ही कुछ पास्ट में हुआ, जब प्रिंटिंग का आगाज हुआ, कुछ रिफॉर्मर्स आए, कुछ राइटर्स आए, उन्होंने लिखा, फिर उससे जो है बड़े बड़े रिलीजियस या रेबिलियस मूवमेंट्स स्प्रेड हुए। In 1517, religious reformer Martin Luther wrote 95 theses and criticized many rituals of Roman Catholic Church. रोमन कैथोलिक चर्च, इनमें बहुत ज्यादा ये कई चर्चेस होते हैं जिनका एक अपना अपना थॉट होता है, ठीक। रोमन उन्हीं चर्च में से एक चर्च है। तो जैसे कि आपने उस यूनिट में भी पढ़ा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या 9th में भी आपने पढ़ा कि कैसे सोसाइटी जो है डिफरेंट स्टेट्स में थी। तो पहला स्टेट जो था चर्च को बिलोंग करता था, तो वो जो है सारा कंट्रोल करते थे सोसाइटी पे। जो भी अब उनका चर्च एक ऑनर हुआ करता था पूरे स्टेट का, तो जो भी चर्च अब डिसाइड करता था वही चीजें होती थी। मार्टिन लूथर ने इस रोमन कैथोलिक चर्च को जो है क्रिटिसाइज किया, इनके रिचुअल्स को, इनके कल्चर को क्रिटिसाइज किया। इस पे इसने एक थीसिस लिखी, जिस थीसिस में उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया। मार्टिन लूथर चैलेंज्ड ओपनली द चर्च टू डिबेट ऑन हिज आइडियाज। Thus, Luther's writing were printed in large numbers and was widely read. अब जो है मार्टिन लूथर की यही थीसिस
प्रिंट की गई, पब्लिश हो गई। अब यही पब्लिकेशंस जो है बाद में लार्ज मैसेस के पास चली गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। अब जो क्रिटिसाइज मार्टिन लूथर के पास था, वही क्रिटिसाइज किन लोगों के पास डेवलप हुआ? जिन लोगों ने इसकी किताब या इसकी थीसिस को पढ़ा। अब क्या हुआ, एक लार्ज मैसेस तैयार हुए पूरे रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करने के लिए, और यही रोमन कैथोलिक चर्च के यही क्रिटिक्स जो है बाद में रेबेलियस बन गए। तो इससे क्या हुआ, जब ये रेबेलियस बन गए तो स्टेट में जो है डिसहार्मनी क्रिएट हुई, पीस और कॉन्फ्लिक्ट और कियास वहां पे क्रिएट हुआ। Thus led to Protestant reformations. प्रोटेस्टेंट भी एक किस्म का एक कैथोलिक्स या एक क्रिश्चियंस का एक किस्म है। तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान फिर एक तरीके की वो टकराहट क्रिएट हुई इस मार्टिन लूथर्स के इन थीसिस से। This led to Protestant Reformation. It was a movement to reform Catholic Church rituals dominated by Rome. रोम के इस चर्च को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, प्रोटेस्टेंट्स की एक कैटेगरी बनी। फिर ऐसे ही एग्जैक्टली वैसे जहां जैसे हमने पास्ट यूनिट में देखा, कुछ लिबरल्स थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, ऐसे ही अब मार्टिन लूथर्स के ये रीडर्स प्रोटेस्टेंट बन गए। और प्रोटेस्टेंट ने क्या किया, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को जो है क्रिटिसाइज किया। फिर यही क्रिटिसिज्म जो है एक रेबेलियस मोमेंट बन गया। किस चीज के लिए? जो रोम कैथोलिक चर्च जो है डोमिनेट था, उस डोमिनेशन को खत्म करने के लिए। ठीक, तो लूथर सेड प्रिंटिंग इज अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। लूथर का मानना अब था जो है प्रिंटिंग जो है अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि प्रिंटिंग से ही उसकी बात सारे लोगों तक पहुंच गई। जब सारे लोगों तक ये बात पहुंच गई तो सारे लोग जमा हुए, एक अलग कैटेगरी बनी, एक अलग ग्रुप बना जिनकी एक सेम थॉट थी, जिनका एक सेम पर्सपेक्टिव था, एक पर्पस था, और वही पर्पस अब रोमन कैथोलिक के खिलाफ हुआ था। इट हेल्प्स टू स्प्रेड आइडियाज। लूथर का मानना यह भी था कि जो है प्रिंटिंग से हमारे आइडिया स्प्रेड होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप में से कोई राइट अप लिखता है, फिर वही राइट अप आपका पब्लिश होता है, तो आपका आइडिया हजारों की तादादों के पास चला जाता है। A sad story. अब एक इसमें एक सैड स्टोरी क्या है? 16th century, Monocchio Miller in Italy began to read books. One day he read Bible, and within it he found a message, view of God and creation. He reinterpreted the message by his way. Roman Catholic Church got angry. तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट को मैं स्किप ही करूंगा, क्योंकि आपको मैं अपनी भाषा में ये पॉइंट समझाऊंगा। जैसे कि अगर हम कोई आम इंसान होता है, आम इंसान को अगर कोई इनिशियल स्टेज में कोई नॉलेज मिलेगी, मिसाल में फिर से वही रिलीजियस दूंगा, अगर किसी बंदे के पास रिलीजियस नॉलेज जीरो है, लेकिन वो कोई गैदरिंग या कोई बुक रीड करता है, वहां से वो देखता है, लेकिन बुक अभी पता नहीं कि ये ऑथेंटिक है कि अनऑथेंटिक है, लेकिन उसने पढ़ी। अब अगर वो अनऑथेंटिक बुक है और उस अनऑथेंटिक बुक से वो पढ़ता है, तो वो अनऑथेंटिक मैसेज आगे जाके सीना ठोक के वो उस चीज को डिफेंड करता है और स्प्रेड करता है। ठीक, अगर हम फिर उसको यहाँ से, अगर उसने अपनी अनऑथेंटिक बुक में पढ़ा होगा 2 + 2 = 5, वो सीना ठोक के सोसाइटी में बोलेगा 2 + 2 = 5, क्योंकि उसने पढ़ा है। ठीक, अगर हम उसको यहाँ से कहेंगे भी, प्रूव करके भी देंगे 2 + 2 = 4। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे, या जो रिलीजियस इस्लाम में बहुत ज्यादा लाजमी है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखें। बहुत ज्यादा टाइमों में क्या होता है कि आप या हम लोग जो है रिलीजियस नॉलेज को गलत इंटरप्रेट करते हैं। क्यों इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट, ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी, तब जाके सिचुएशन क्या थी। हम क्या काम करते हैं, हम वो वाली सिचुएशन आजकल की सिचुएशन के साथ कंपेयर करके उस मैसेज को जो है स्प्रेड करते हैं, उस आयत को जो है या उस हदीस को जो है स्प्रेड या कंपेयर करते हैं। तो ऐसा ही हुआ 15th सेंचुरी में, ऐसा ही हुआ। एक मिलर था इटली में, या एक जिसका नाम था मोंचियो, 16th सेंचुरी में इसने बाइबल पढ़ी, उसने बाइबल पढ़ी, क्रिश्चियंस की इस बुक को पढ़ा, लेकिन उस किताब को अपने तरीके से अब ये रीइंटरप्रेट कर रहा था, यानी कि इसने उसको गलत तरीके से समझा था। अब उसी गलत तरीके से ये मैसेज जो है बाइबल की स्प्रेड कर रहा था। ठीक, रोमन कैथोलिक चर्च वाज ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स। रोमन कैथोलिक चर्च को जो है अब इस चीज से प्रॉब्लम थी। एग्जैक्टली वैसे ही अगर कोई बंदा आज यूट्यूब पे जाके कोई गलत मैसेज स्प्रेड कर रहा है, जिस एजेंसी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यही मैसेज सही तरीके से पता होगी, वो उसको फिर क्या काम करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसे ही रोमन कैथोलिक चर्च को जो है प्रॉब्लम हुई इसके इस गलत इंटरप्रिटेशन से।
एंड इम्पोज्ड ए सीरियस कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स। फिर रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या काम किया, इन्होंने जो है सीरियस कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स, दे इम्पोज्ड ए सीरियस कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स, यानी कि सेंसरशिप। सेंसरशिप मींस, मिसाल के तौर पे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कोई रिलीजियस या इस्लामिक बुक पढ़ेंगे, जब तक वो बुक अलो ना होगी एक रिलीजियस ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से, तब तक वो बुक पब्लिश नहीं हो जाएगी। एग्जैक्टली फिर ऐसे ही किया रोमन कैथोलिक चर्च ने। इसने कहा कि जो भी अब रिलीजियस रिलेटेड कोई भी मटेरियल कंटेंट पब्लिश करेगा, उस कंटेंट को पहले हमसे पास होना है, तो तभी जाके वो जो है फिर पब्लिश हो सकता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं एंड बिगेन टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558। तो 1558 से क्या हुआ, प्रोहिबिटेड बुक्स का एक लिस्ट बना, यानी कि जिन बुक्स को इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोहिबिट किया था। तो रिलीजियस, इस चीज में अब हम पढ़ेंगे या कंक्लूड करेंगे, रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस और फियर ऑफ प्रिंट, रिलीजियस को कैसे प्रिंट ने एक तो स्प्रेड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गलत तरीके से स्प्रेड किया। जब कोई चीज गलत तरीके से स्प्रेड होती है तो आप सबको पता है कि उसका खतरा फिर क्या होता है। तो ऐसे ही रिलीजियस भी गलत तरीके से स्प्रेड हुआ, क्योंकि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इजी तरीका था कुछ भी प्रिंट करने के लिए, लेकिन फिर एंड पे रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इम्पोजिशन लाई। वो इम्पोजिशन क्या थी, सीरियस कंट्रोल था पब्लिशर्स पे कि अब जो है आहिस्ता और इजीली कोई भी बुक पब्लिश नहीं कर सकता जब तक वो हमसे पास ना हो जाए। एंड 1558 के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाया जिसमें उन्होंने प्रोहिबिटेड बुक्स का नाम लिखा था, यानी कि जिन बुक्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था। देन वी हैव द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया, तो in 17th and 18th century the literacy rate went up in most of यूरोप। हमने देखा 16th सेंचुरी में अगर जो बुक्स बहुत ज्यादा थे लेकिन लिटरेट लोग बुक्स को पढ़ने के लिए नहीं थे, तो फिर 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वही लोगों की तादाद जो है, पढ़ने और लिखने वालों की तादाद जो है इजाफा हुआ उसमें। लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में ये लिटरेसी रेट जो है अप हुई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। द रीजन वाज द चर्च सेटिंग अप स्कूल्स इन विलेज एरियाज बाय व्हिच द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हैड एजुकेशन एक्सेस। रीजन क्या था, लिटरेसी रेट कैसे इंक्रीज हुई, रीजन यही था कि चर्च ने जो है, चर्च तब जाके ऑनर हुआ करता था, जैसे कि अभी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वैसे ही चर्च ऑनर हुआ करता था, गवर्नमेंट हुआ करती थी चर्च की। चर्च ने डिफरेंट स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया गांव में, फिर गांव में लोग चले गए स्कूल्स में, और स्कूल्स में जब वो लोग पढ़े तो लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ने और लिखने से ही जो है लिटरेसी रेट इंक्रीज होती है। और जब स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, पीजेंट्स, जमींदार लोग और आर्टिसंस जो वो काम कार करते थे, जिनके पास कसब था, जो हैंड आर्टिसंस थे, जिन जो हैंड से कोई भी चीज बनाने में माहिरियत रखते थे, वो लोग स्कूल गए, उनके बच्चे स्कूल गए और उन्होंने पढ़ना लिखना वहां से सीखा और लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई। तो लिटरेसी रेट अगर आपको क्वेश्चन आएगा 17th और 18th सेंचुरी में कैसे इंक्रीज हुई, जवाब इसका सिंपल ये है कि चर्च ने स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया जहां पे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस पढ़ने के लिए गए और फिर ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हुआ। बाय द एंड ऑफ 18th century in whole Europe the literacy rate went up to 60 to 80%. By the end of 18th century यानी कि 1790 1992 to 1800 तक यूरोप के पूरे यूरोप में जो है 80% अराउंड जो है लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई। हमारे यहाँ आज भी 2020 में भी ऐसी लिटरेसी रेट नहीं है। बुक सेलर्स स्टार्टेड एम्प्लॉइंग पेडलर्स। पेडलर्स मींस जैसे कि यहाँ पे न्यूज सुबह सवेरे आता है न्यूज़पेपर्स बेचने वाले, उन्हीं को पेडलर्स कहते हैं। अब जो है बुक सेलर्स, बुक्स को बेचने वालों ने पेडलर्स को अपॉइंट किया था, रिक्रूट किया था, यानी कि यही बुक्स बेचने वाले। पेडलर्स यूज्ड टू सेल बुक्स, कैलेंडर्स, बलाड्स इन इंग्लैंड। पेडलर्स क्या काम करते थे, अब ये बुक्स बेचते थे। फिर क्या तरीका था बुक्स बेचने का वो अलग है, लेकिन ये बुक्स बेचते थे, इसे हमारे यहाँ सेल्समैन हुआ करते हैं। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर फेमस एंड पेडलर्स वर कॉल्ड चैपमैन। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स एक नाम है, बहुत ज्यादा मशहूर थे, और जो इन बुक्स को बेचते थे उनको चैपमैन कहा जाता था। सिंस दिस चैप बुक्स सोल्ड फॉर अ पेनी even poor people could buy this। तो पेनी चैपमैन क्यों कहा जाता था, पेनी मींस
पैसा, रुपया, यानी कि कॉइन्स में ये बुक्स बेचते थे। और फिर जो है ये बुक्स आम लोगों तक, बहुत ज्यादा गरीब जो थे, जिनके पास मतलब कॉइन्स हुआ करते थे, कॉइन्स जो पोजेस करते थे, उन लोगों के पास भी ये बुक्स चले गए। बुक्स सर्व डिफरेंट पर्पस ऑफ इंटरेस्ट। बुक्स के पास जो है, या बुक्स जो है डिफरेंट काम करते थे डिफरेंट लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे कुकिंग सीखने वाले के लिए कुकिंग की बुक थी, या नॉवेल्स पढ़ने वाले के लिए नॉवेल्स की बुक, ऐसे ही डिफरेंट बलाड्स, ऐसे ही फोक टेल्स, डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट टेस्ट्स के लिए। Newspaper and journals which were published in early 18th century had a lot of informations about wars, trade, development, other areas. तो ये पहले पहले एरियाज हैं जो न्यूज़पेपर्स और इनमें जर्नल्स में कवर किए गए थे। क्या था इनमें, क्या राइट करते थे, इनमें क्या पब्लिश होता था? यूजुअली इट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द वार्स, जंगों के बारे, ट्रेड के बारे में, या डेवलपमेंट कहाँ पे कितने तरक्की हुई। Same, the ideas of scientists and philosophers were being published. Plus इसमें क्या होता था? Ideas of scientists, साइंसदानों के या philosophers के ideas या theories इनके पब्लिश होते थे। दिस इंफॉर्मेशन बिकेम एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। अब जो है यही इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हुई, अवेलेबल रह गई किस चीज के लिए, एक किस इंसान के लिए, कॉमन मैन के लिए, जो बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब हम जैसे लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आई, साइंटिस्ट्स के आइडियाज हमारे जैसे लोगों के पास आए, फिलोसोफर्स के आइडियाज, फिलोसोफर्स के थीसिस, फिलोसोफर्स के थ्योरीज हम जैसे लोगों के पास आए। साइंटिस्ट्स लाइक Isaac Newton began publishing their discoveries which influenced much wider circle of readers. आइजैक न्यूटन का अगर हम नाम लेंगे तो उनकी इन्वेंशन जो है वो हम सबको पता है, तो उन्हीं के आइडियाज भी पब्लिश होने लगे, जिससे जो है बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई। किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए। अब उनके पास एक रीजन था, इन्वेंशन थी, वही रीजन बना। लोग अब क्यूरियस थे कि अब आइजैक न्यूटन जैसे बड़े मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या इन्वेंशन की है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए अब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। इस क्यूरियसिटी से क्या हुआ? रीडर्स की तादाद बढ़ गई। राइटिंग ऑफ थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वोल्टेयर वर प्रिंटेड एंड रेड। अब यहाँ पे कुछ राइटर्स और थिंकर्स का नाम भी है, जिसमें थॉमस पेन है, उनके राइटिंग्स भी प्रिंट हुए और इसके लिए भी रीडर्स की तादाद बढ़ गई। Thus, basically, in early 18th century, ideas of science, reasoning started being published in newspaper and journals. तो 18th century में क्या हुआ? 18th centuries के अराउंड क्या हुआ? early 18th centuries, पहले पहले 18th centuries में क्या हुआ? अब साइंस भी अब पब्लिश होता था, रीजनिंग भी अब पब्लिश होता था, और फिलोसफी भी अब पब्लिश हुई थी। मैंने पहले ही कहा, आप में से 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, 10 का टेस्ट डिफरेंट होगा। कोई मैथ में इंटरेस्टेड होगा, वो मैथ की बुक लाएगा, कोई फिलोसफी में होगा, कोई रीजनिंग में होगा, कोई साइंस में होगा, कोई उर्दू में होगा, कोई नॉवेल्स में होगा। तो डिफरेंट लोग अपने टेस्ट के बुक्स लाएंगे, तो डिफरेंट रीडर्स बन जाएंगे डिफरेंट बुक्स के लिए। तो ऐसा ही अर्ली 18th सेंचुरी में हुआ। फिर मिड 18th सेंचुरी, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। मिड 18th सेंचुरी को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।